तो हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित इंस्पायर इंडिया पर। आज क्लास 10 साइंस का यह तीसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है धातु अधातु। इसमें क्या है पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। यह एक बेहतरीन क्लास होने वाली है जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। आइए देखते हैं कि यह धातु अधातु क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने तो बोला कि धातु अधातु बताऊंगा, लेकिन मैं तत्व क्यों बताने लगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर तत्व लिखा हुआ है, तो पहले मैं तत्व बताता हूँ, फिर उसके बाद धातु अधातु पे चलते हैं कि धातु और अधातु क्या होते हैं। देखिए वह शुद्ध पदार्थ, देखिए वह शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। मैंने क्या कहा, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे तत्व कहते हैं और इसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। रासायनिक विधि से इसे और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि परमाणु बहुत छोटा होता है, ठीक है। वहीं यौगिक की बात करते हैं। यौगिक क्या होता है, जब दो पदार्थ या दो तत्व मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह यौगिक होता है। जैसे क्या, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं, जो कि एक यौगिक है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। एक निश्चित अनुपात में जब दो तत्व मिलते हैं तब कहीं जाकर यौगिक बनता है। लेकिन इसमें क्या है, तत्व में क्या है, वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे ही तत्व कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर? आगे समझते हैं। इसे रासायनिक विधियों से दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। इसे दो या दो से अधिक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। वह शुद्ध पदार्थ होता है, ठीक है। तत्व जो होता है वह शुद्ध पदार्थ होता है। इसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और प्रत्येक तत्व का अपना एक रासायनिक प्रतीक होता है। समझ में आई बात? प्रत्येक तत्व का अपना एक रासायनिक प्रतीक होता है। अच्छा, प्रतीक क्या होता है? प्रतीक यानी कि सिंबल्स, ठीक है। देखिए सिंबल, अब सिंबल देखिए और कैसे समझते हैं। जैसे देखिए अगर कह दिया जाए कि हाइड्रोजन एक तत्व है, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक तत्व है, उसे H से लिखा जाता है, ठीक है। हीलियम की बात करें, हीलियम He से लिखा जाता है। जिंक की बात करें Zn लिखा जाता है। कॉपर की बात करें Cu लिखा जाता है। तो इसी तरीके से ये सिंबल्स होते हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से जो लिखे जाते हैं उन्हें सिंबल्स कहते हैं। अच्छा, इसमें लिखने का तरीका क्या होता है यह भी समझ लीजिए। जब कोई लेटर दो होता है, ठीक है, दो लेटर होता है तो उसमें जो पहला लेटर होता है वह कैपिटल होता है, ठीक है। पहला लेटर जो होता है वह कैपिटल होता है और दूसरा लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है। किसी में भी अगर एक सिंबल होगा, एक लेटर होगा, जैसे हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन ही है तो उसमें एक ही जो है एक ही कैपिटल लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं किसी अन्य की बात करें, जैसे Cu है, यहाँ पर कॉपर है, तो कॉपर में क्या होता है,
सी को कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन यू को स्मॉल लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें क्या है देखिए भाई, इसमें यह है कि जैसे HCl, ठीक है, आपने देखा होगा HCl। अच्छा, अब इसमें पता कैसे चलेगा कि इसमें दो तत्व है, दो तत्वों से मिलकर बना है ना भाई, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, दोनों से मिलकर बना है। अब इसमें जो हाइड्रोजन है वह कैपिटल लिखा हुआ है, सी जो लिखा है वो भी कैपिटल लिखा हुआ है, और एल जो है स्मॉल लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन है और प्लस में क्या है, Cl है, ठीक है, हाइड्रोजन है और प्लस में Cl है। इसीलिए हम समझ पाए कि यहाँ पर C के साथ L लगा हुआ है और H जो है वो अलग है। ठीक है भाई, हाँ। तो आगे देखिए, यहाँ तक की बात मुझे लगता है कि क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, मैं इसको दोबारा से क्लियर करवा दूंगा। तत्वों को मुख्यतः धातु, अधातु और उपधातु में बांटा जाता है। क्या कहा मैंने, तत्वों को, इसीलिए मैं पहले तत्व बताया कि तत्वों को तीन तरीके से बांटा जाता है। पहला धातु, दूसरा अधातु और तीसरा उपधातु। इसीलिए मैं पहले सबसे पहले तत्व बताया। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हैं, उनको या तो अधातु है, या धातु है, या उपधातु है, तीन तरीके से होता है। अब उसमें आप कहेंगे कि गैस भी होता है, तो गैसों को भी धातुओं की श्रेणी में, या अधातुओं की श्रेणी में, या उपधातुओं की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं क्या है धातु की परिभाषा क्या है। समझिएगा, धातु क्या है, वे तत्व जो सामान्यतः, बात समझिए, वे तत्व जो सामान्यतः चमकीले, आघात वर्धनीय, ठीक है, तान्य तथा उष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। ध्यान से समझिए, धातु में क्या क्या है, चमकीले यानी चमकीलापन होता है, चमकदार होती हैं, ठीक है, आघात वर्धनीय, इसका मतलब होता है पीट कर चादर बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। तीसरा है तान्य। और तान्य क्या होता है, तान्य होता है जो पीट कर उसे तार बनाया जाता है। किसी भी धातु को जब हम पीटेंगे तो उसकी तार बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही तान्य कहते हैं। अच्छा, उष्मा यानी कि जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने एक लोहे की ऐसी छड़ ले ली, वो भी एक धातु है, और लोहे की हमने एक छड़ ली और मोमबत्ती यहाँ पर लगा दी, यहाँ तो गर्म होगा ही, लेकिन उष्मा यहाँ तक भी आकर पहुँच जाएगी। ठीक है, उष्मा यहाँ से, आपने यहाँ जलाया है मोमबत्ती, उष्मा यहाँ तक आकर पहुँचेगी। ठीक है भाई। अच्छा, तो यह जो है उष्मा की भी चालक होती है। और विद्युत की बात करें, विद्युत चालकता भी इसमें बहुत अच्छी होती है। सोना, चांदी, इन सभी में बहुत अच्छी विद्युत प्रवाहिता होती है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी तत्व की परिभाषा में। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, उदाहरण तो आप बहुत सारे जानते ही होंगे। यहाँ पर मैंने 2-3 लिखा हुआ है। जैसे लोहा है, इसका जो प्रतीक है Fe है, तांबा का CO है,
एल्युमिनियम का Al है, सोना का Au है और चांदी का Ag है। ठीक है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, ये सभी क्या हैं? धातु हैं। अच्छा, इसमें मरकरी है। मरकरी जो है यह भी एक धातु है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कहा? चमकीले, आघातवर्धनीय, तान्य, ऊष्मा, विद्युत, ये सभी के चालक होते हैं और ये बहुत ठोस भी होते हैं। लेकिन मरकरी धातु होने के बावजूद मरकरी पारा, या जिसे पारा भी कहते हैं, Hg सिंबल होता है, सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? ये अपवाद है भाई। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्शन में मिलेंगी ही मिलेंगी। ये केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें जो मरकरी है, मरकरी बहुत ध्यान से समझिएगा, मरकरी कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, रहती है। ठीक है, कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में रहती है, द्रव में रहती है, लेकिन धातु है भाई। मरकरी भले ही लिक्विड है लेकिन धातु है। वहीं और भी जो तत्व हैं वे सभी जो है क्या हैं? आप जवाब दीजिए, क्या है उसमें? उसमें जो है ये कठोर हैं, ठोस हैं, लेकिन यह द्रव है, फिर भी यह धातु है। यहाँ तक बात क्लियर? आगे समझिए। धातुओं में चमक मैंने आपको बता ही दिया, सोना, चांदी, तांबा, चमकीली धातुएं, ये सभी जो है चमकदार होती हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, मैं इसको समझा दिया हूँ पहले ही, उसके बाद देखिए एक बार ऐसे ही पढ़ लेता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से मेरे ख्याल से नहीं पूछा जाता है। आपसे यही पूछा जाएगा कि धातु अधातु में अंतर बता दीजिए इस तरीके से, या धातुओं की गुण बता दीजिए। तो धातुओं के गुण में ये चमकदार हो जाती हैं, आघातवर्धनीय हो जाती हैं, तान्य हो जाती है, ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, आगे देखिए। कठोरता की बात करें, अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं। लोहा ले लीजिए दो और ऐसे ऐसे बजाएंगे, टन टन की आवाज़ आएगी। आपने देखा होगा स्कूल की जो घंटी होती है, जो बेल होती है, उसमें वह भी लोहे की होती है, ऐसे 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 बजाते हैं उसको, टन टन, और हो जाती है छुट्टी। तो बस यही है, इसमें कठोरता बहुत होती है, लेकिन अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। सोडियम जो है, सोडियम और पोटेशियम बहुत नरम धातुएं हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, ऐसे आराम से, जैसे आप पनीर काटते हैं। सोडियम और पोटेशियम को आसानी से काटा जा सकता है, जैसे आप पनीर काटते हैं भाई, उसी तरीके ऐसे आराम से काट देंगे उसे। वहीं लोहे को ऐसे काटिए, समझ में आ जाएगा, नहीं कटेगा। सही बोला ना? हाँ, तो चाकू से काटेंगे सोडियम को भी, पोटेशियम को कट जाएगी, लेकिन लोहे, सोने, चांदी आदि को काटेंगे तो नहीं कटेगी। फिर भी यह भी एक धातु है, यह भी धातु है। पारा जो अभी मैंने बताया, जिसे मरकरी भी कहते हैं, वह भी एक धातु है। इस तरीके से जो अपवाद है उसे ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अपवाद वाले ही सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छे से अच्छा मार्क लाना है तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, जो अपवाद हैं उन्हें ज़्यादा विशेषकर याद रखना होगा। तो सोडियम और पोटेशियम चाकू से काटा जा सकता है।
मरकरी धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। आघात वर्धनीयता, इसका मतलब क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर बिना टूटे पतली चादरों में बदला जा सकता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है। ठीक है। क्या है कि हमने एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा लिया या किसी अन्य चीज़ का, मैं लोहे का ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सोना चांदी कुछ भी हो सकता है, तो उसको लेकर के हम और हथौड़े से पीट रहे हैं, पीट रहे हैं, वो देखिएगा आप चादर के रूप में हो जाएगा, फैल जाएगा। ठीक है भाई। तो यही गुण जो है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं को पीटकर चादर बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्लियर? ठीक है। इससे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी धातुएं आघात वर्धनीयते धातु होती हैं। आगे ऊष्मीय चालकता, जो अभी मैंने समझाया कि आप लोहे की छड़ लीजिए या किसी अन्य धातु की छड़ लीजिए, उस पे यहाँ मोमबत्ती जलाएंगे तो ऊष्मा यहाँ से चलते 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 एक समय यह ऐसा भी आएगा कि यहाँ तक ये छड़ गर्म हो जाएगी। तो ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। ठीक है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण वे ऊष्मा या गर्मी का आसानी से संचरण करती हैं, ऊष्मीय चालकता कहलाती है। समझ में आई बात? आगे विद्युत चालकता, इसको भी समझा चुका हूं, लेकिन देखिए, धातुओं का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह होने देती हैं, विद्युत चालकता कहलाती हैं। लोहे की एक रॉड है, तांबे की एक रॉड है, यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक एक तार है और हमने क्या किया, यहाँ पर लाइट का कनेक्शन दे दिया। ठीक है भाई। लाइट का कनेक्शन यहाँ पर हमने दे दिया और यहाँ तक नहीं लेकर आए, लेकिन आप यहाँ टच करेंगे तो आपको करंट मार ही देगा, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम की धातु है, ये तांबे की धातु है, चांदी की, सोने की, किसी भी धातु की है। ठीक है भाई। जो अपवाद वाले हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि धातुएं भी जो है कुछ ऐसी हैं जो विद्युत का प्रवाह नहीं करती हैं। तो हम बता रहे हैं कि यहाँ जो है हमने कनेक्शन दिया और यहाँ आकर टच कर रहे हैं तो हमें करंट जरूर मारेगा। ट्राई मत कीजिएगा। आगे समझते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक की बात करें। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। एक होता है मेल्ट हो जाना, एक होता है उबलना। ठीक है। उबलना और मेल्ट होना समझिए। अधिकांश धातुओं के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। अधिकांश धातुओं के उच्च होते हैं। लोहे को उबालिए, तांबे को उबालिए और उबालेंगे उबालेंगे उबालते रहेंगे, इतनी ऊष्मा लेगा इतनी आप सोच नहीं सकते। 1200-1500 डिग्री सेल्सियस तक लेता है। और वहीं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो जाता है, उबलने लगता है। ठीक है। समझिए।
अधिकांश धातुओं के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट तथा क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं, इसलिए इन्हें पिघलाने और उबालने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ताप की। पानी उबालेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाएगा, उबलने लगेगा। लेकिन वहीं तांबे को, लोहे को उबालिए, बहुत समय लगेगा भाई, मतलब ताप ज़्यादा लगेगा। यहाँ 100 डिग्री में हो जा रहा है, यहाँ कम से कम आपको 1000 से प्लस जाना पड़ेगा, 1500 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा। प्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ताप लेता है ज़्यादा, इसमें जो अधिकांश धातुएं होती हैं वो अधिक ताप लेती हैं, 1000 डिग्री प्लस लेती हैं, तब वो कहीं जाकर मेल्ट होती हैं। अपवाद में क्या है? मरकरी भाई, अभी मैंने शुरू में ही बताया था कि मरकरी कमरे के ही तापमान पर पिघल जाती, पिघली रहती है। मरकरी का गलनांक और क्वथनांक अधिकांश धातुओं की तुलना में कम होता है, क्योंकि यह सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। यहां तक बात क्लियर है? आगे समझिए। घनत्व क्या है? आपने एक क्वेश्चन बहुत ही सुना होगा, आपके साथी मित्र भी आपको ये पूछे होंगे कि बताइए 1 किलो सोने में, 1 किलो लोहे में और 1 किलो ऊन में कौन ज़्यादा भारी है? तो आपने, कुछ लोगों ने यही जवाब दिया होगा कि लोहे भारी हैं, जो लोहे का है वो भारी है। और कुछ ने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा, बोला होगा अरे नहीं नहीं, 1 किलो यह भी है, 1 किलो यह भी है, दोनों का भार सेम है। लेकिन क्या? लेकिन यही भाई कि इसका घनत्व ज़्यादा है इसलिए यह भारी लगता है, और इसका घनत्व कम है इसलिए यह हल्का लगता है। लेकिन वजन जब करके लाए हैं आप, तो यह कैसा है? बराबर है। घनत्व जो होता है वो कम जगह में उसे दबा करके बनाया गया है लोहे को। लेकिन वहीं ऊन की बात करें या रुई की बात करें, वह फूला रहता है। 1 किलो रुई लेंगे, इतना सारा आएगा। लेकिन 1 किलो का बटखरा देखे होंगे जिससे आप तौल करते हैं, वो इतना छोटा सा रहता है। इसका घनत्व तो अधिक है, इसका घनत्व बहुत ज़्यादा है, इतना है। ठीक है भाई, अब समझिए। अधिकांश धातुओं का घनत्व अधिक होता है, इसलिए वे भारी होती हैं। लेकिन अपवाद में क्या है? इसे जरूर नोटिस रखिएगा भाई, कुछ याद ना रहे, लेकिन ये जरूर याद होना चाहिए। लिथियम, आप लोगों ने सुना होगा, लिथियम तो एक गैस है, लेकिन यह धातु है। तत्व, जो जितने भी तत्व हैं उन्हें 3 ही कैटेगरी में बांटा गया है। तीनों कैटेगरी कौन कौन सी हैं? धातु, अधातु एवं उपधातु। ये धातु का सेशन चल रहा है, सेक्शन है अभी। तो देखिए, लिथियम एक धातु है, सोडियम एक धातु है, पोटेशियम एक धातु है, का घनत्व बहुत कम होता है, पानी पर तैर सकती हैं भाई। ये सभी पानी पर तैर सकती हैं। वहीं छोटी सी लोहे की कील लीजिए, डुब करके नीचे चली जाएगी, पानी में डालते ही डुब करके नीचे चली जाएगी। और मैंने इसी पर एक वीडियो भी बनाया है कि क्या लोहे की कील डूबती है या बर्फ़ पानी पर तैरता है।
इसी पर मैंने एक वीडियो शॉर्ट में डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने घनत्व समझा ना, जो बटखरा है जिससे तौल करते हैं वो 1 किलो का होता है, इतना सा होता है। 1 किलो रुई इतनी सी होती है, क्योंकि रुई का घनत्व जो है वो ज़्यादा है, लेकिन बटखरे का घनत्व बहुत अधिक है। ठीक है, आगे तान्यता क्या है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतली तारों में बदला जा सकता है, तान्यता कहलाती हैं। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम तन्य धातुएं हैं। तांबे और एल्युमिनियम का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। आप जब मोटर बाइंडिंग के लिए जाते हैं तो आपसे दुकानदार बोलता है कि कॉपर का भरें या एल्युमिनियम का भरें, तो आप पूछते हैं अच्छा कौन है। यानी इसमें भी एक अंतर है, और वो है विद्युत चालकता का। एक बहुत अच्छा चालक होता है और एक उससे थोड़ा कम अच्छा चालक होता है। तो इस तरीके से आप उस दुकानदार को पेमेंट करते हैं। समझिए आगे। सोने की भी तार बनाई जा सकती है, चांदी की भी बनाई जा सकती है, लेकिन सोना चांदी देख ही रहे हो इतनी महंगी है। अभी हाल ही में देख लीजिए, बिहार में ये जो रेलवे लाइन की तार नहीं होता है जिससे ऐसे लग के ट्रेन जाती है, वही वाली तार, चोरों ने वह तार ही काट ली। अब इसमें सोचिए, इतनी तेज लाइट होती है, उसमें इतनी तेज लाइट होती है कि अगर उसे छू दिया जाए तो तुरंत खोपड़ी दग जाती है, तुरंत खोपड़ी दगती है। लेकिन चोरों ने पता नहीं कैसे उसका जुगाड़ लगाया और तार ही काट ले गए बीच से। पता नहीं उसमें अथॉरिटी की भागीदारी थी या जो है चोरों ने अपना जुगाड़ लगा लिया था। ठीक है, जांच चल रही है, इसकी रिपोर्ट बाद में आएगी, जब आएगी तब देखेंगे। समझिए, तो तान्यता हो गई ना भाई, धातुओं को पीट कर तार बनाने की जो प्रक्रिया है उसे ही तान्यता कहते हैं। आगे, धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण। धातुएं विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, जल, अम्ल तथा लवणों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाती हैं। धातुएं विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, जल, अम्ल तथा लवणों के साथ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाती हैं। चलिए देखते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। जब धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेंगी तो क्या होगा? समझिए, आपसे इसी तरीके से पूछा जाएगा कि धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगी, ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगे, और क्या था, अम्ल के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगी, लवण के साथ अपक्रिया करके क्या बनाएंगी। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बात समझिए, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। अधिकांश धातुएं ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अम्ल और क्षार वाले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था
कि क्षार क्या है, अम्ल क्या है, इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, समझिए। धातु है Mg, धातु है, ऑक्सीजन, दोनों का जब क्रिया हुआ तो धातु ऑक्साइड बनती है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड यहां पर बना हुआ है। समझिएगा, ध्यान से इसे समझिएगा। 2Mg प्लस O2 गिव्स आउट, इसे गिव्स आउट कहते हैं, गिव्स आउट 2MgO। Mg यहाँ पर धातु है, O ऑक्साइड है, दोनों की क्रिया हुई, धातु ऑक्साइड बन गया। आगे देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहें या धातु ऑक्साइड कहें, दोनों एक ही बात है। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहने से क्या है, इससे हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर किस धातु का उपयोग हुआ। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि एक धातु है। तो धातु ऑक्साइड का यह एग्जाम्पल था। अब आगे समझते हैं कि क्या है। ये ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया थी मेरे भाई। ठीक है, आगे धातुओं की जल के साथ अपक्रिया। आपने ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया देख ली, अब जल के साथ अपक्रिया देखते हैं। धातुएं जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सभी धातुएं जल के साथ समान रूप से अपक्रिया नहीं करती हैं। सभी जो जैसे अलग अलग धातु हैं और वे जल के साथ अपक्रिया करके एक ही प्रकार के धातु नहीं बनाती हैं, एक ही प्रकार की रासायनिक अपक्रिया का उत्पाद नहीं देती हैं। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जब होता है तो धातु ऑक्साइड ही बनता है। ऑक्सीजन के साथ जब होगा तो धातु ऑक्साइड ही बनेगा। लेकिन जब जल के साथ अपक्रिया करेंगे तो अलग अलग उत्पाद बनने की संभावना होती है। समझिए, धातु प्लस जल जब दोनों की अपक्रिया हुई तो धातु हाइड्रोक्साइड, ठीक है, धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड बनेगा, दोनों में से एक बनेगा। प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। इनमें दोनों में से, इन दोनों में से धातु ऑक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड में से एक बनेगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगी मेरे भाई। 2Na ये सोडियम है, प्लस जल है, दोनों की अपक्रिया हुई 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस, यह प्राप्त हुआ है। सोडियम प्लस जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे समझते हैं कि अब अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा धातु तो क्या बनेगा। अम्ल जो है जब धातु के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा। देखिए, धातु की अम्लों के साथ अपक्रिया, धातुएं तनु अम्लों जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यहाँ पर क्या है, धातुएं तनु अम्लों, तनु क्या है अभी समझाऊंगा आगे, तनु अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्या क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे धातु है, कोई भी धातु हो जाएगा इसमें,
प्लस तनु अम्ल, दोनों मिलकर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। जैसे यहाँ पर जस्ता है, Zn जिसे कहते हैं, ठीक है, जस्ता है और हाइड्रोजन, सॉरी देखिए यहाँ पर जस्ता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दोनों की जब अपक्रिया हुई तो यहाँ पर जस्ता क्लोराइड या जिंक क्लोराइड बना और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, जो कि यह एक लवण है, ठीक है, लवण और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बता रहा है कि जब अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो इन दोनों को चीज़ों को बनाएगा। आगे है सक्रियता श्रेणी। बहुत से बच्चों के मुंह से सुना है सक्रियता श्रेणी, सक्रियता श्रेणी। कमेंट में भी जवाब आया, बोला गया था कि सक्रियता श्रेणी सर पढ़ाइए। तो सक्रियता श्रेणी समझते हैं क्या है। देखिए, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यहाँ देखिए ये है, इसमें जो जब सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है उसे ऊपर रखते हैं और जो कम सक्रिय होता है उसे नीचे रखा जाता है। जैसे पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील क्या है? पोटेशियम। और सबसे कम Au, ठीक है, सबसे कम Au है और सबसे अधिक K है। अगर ग्राफ खींचा जाए तो कुछ इस तरीके का आएगा, K सबसे अधिक, यह सबसे अधिक सक्रिय है, क्रियाशील है, और ये सभी बीच में आएंगे, ठीक है, ये सभी बीच में आएंगे। और यहाँ पर क्या है? Au है, ये सबसे कम क्रियाशील धातु है। अच्छा, ऐसा क्यों? इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है? जब आप विस्थापन अपक्रिया पढ़ते हैं, जो कि मैंने पहले ही चैप्टर में पढ़ाया है, जब आप विस्थापन अपक्रिया करते हैं तो उसमें जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है वह कम क्रियाशील को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है, अपने स्थान से विस्थापित कर देता है। यदि किसी अपक्रिया में मान लीजिए कि Cl है, ठीक है, अगर वहीं पर, सॉरी यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर मान लीजिए Na है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, और वहीं पर पोटेशियम से क्रिया करेगा तो इसे हटा देगा भाई, यानी कि इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, इसकी जगह पर खुद आ जाएगा, KCl हो जाएगा भाई, और Na यानी सोडियम को अलग कर देगा, क्योंकि सोडियम से ज़्यादा यह पोटेशियम क्रियाशील है। समझ में आई बात? इसीलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। सक्रियता श्रेणी को पढ़ने की आवश्यकता इसीलिए पड़ती है क्योंकि यह हमें बताता है कि कौन सी धातु सबसे अधिक अपक्रियाशील है और सबसे कम अपक्रियाशील है। चलिए,
ये लिस्ट मैं यहाँ पर एक लगा दूँगा इसी वीडियो में, यहाँ पर ऐसे लगी होगी आपको, तो उसमें सबसे कम और सबसे अधिक कौन सा है आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, बट इतना क्लियर मतलब ऐसे होता नहीं बच्चों को, तो इसलिए मैं ऐसे लिस्ट लगा दूंगा। तो वहाँ पे लिखा रहेगा सबसे कम अपक्रियाशील, सॉरी सबसे ज़्यादा अपक्रियाशील, सबसे कम अपक्रियाशील, और मध्यम में ऐसे लिस्ट लगी होगी KNACAMGAL, इस तरीके से लिस्ट लगी होगी। आगे, सक्रियता श्रेणी का महत्व क्या है समझिए। धातुओं की अपक्रियाशीलता या क्रियाशीलता की तुलना करने में सहायता मिलती है। अच्छा, जब आपको सक्रियता श्रेणी पता रहेगी तो आप, अगर हम आपसे पूछेंगे कि भैया सोडियम पोटेशियम से ज़्यादा अपक्रियाशील है या कम, आपने ऐसे याद किया हुआ है, आप तुरंत बताएंगे पोटेशियम। ठीक है, इसी तरीके से, इसीलिए यह तुलना करने में सहायता मिलती है। दूसरा, यह ज्ञात होता है कि कौन सी धातु जल, अम्ल तथा ऑक्सीजन के साथ कितनी तीव्रता से अपक्रिया करेगी। अभी मैंने समझाया था कि सोडियम और पोटेशियम है तो सोडियम नीचे रह जाएगा और पोटेशियम आगे, क्योंकि वह ज़्यादा अपक्रियाशील है। आगे, इससे विस्थापन अपक्रिया का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी मैंने बताया था कि अपक्रिया जो है, विस्थापन अपक्रिया क्या है, इसके एक लेक्चर के पीछे, जिसका नाम था रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। मुझे लगता है वह वीडियो थोड़ा सा कमज़ोर बना हुआ है, लेकिन आप पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ठीक है भाई। आगे, धातुओं के निष्कर्षण की उपयुक्त विधि का चयन करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। देखिए, अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। बार बार वही बातें आ रही हैं, बार बार इस पॉइंट में वही बातें आ रही हैं। जो ज़्यादा अपक्रियाशील होगा वह कम अपक्रियाशील को विस्थापित कर देगा, हटा देगा। मान लीजिए कि मेरा एक दोस्त है और उसका भी एक दोस्त है। मैं किसी का दोस्त हूँ, उसके पास एक दोस्त है। अगर वह दोस्त उससे ज़्यादा लगाव रखेगा तो यह दूसरा दोस्त मुझे दूर कर देगा, लेकिन अगर मुझसे ज़्यादा लगाव रखेगा तो वह दूसरे को दूर कर सकता है। इसी तरीके से जो ज़्यादा अपक्रियाशील होता है वह दूसरे वाले को विस्थापित कर देता है, हटा देता है। ठीक है। आगे, उपधातु आ गया। उपधातु क्या है? वे तत्व जिनमें धातुओं तथा अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। क्या समझा आपने? वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण शामिल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। सस्पेंस में मत रहिएगा। जो नहीं समझ में आएगा उस पॉइंट को आप सेकंड बताकर उस कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा आपको भेज दूंगा। ठीक है।
आप ऐसे लिखिएगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समझा नहीं पा रहा हूँ, यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप उसमें लिखिएगा कि इतना मिनट इतना सेकंड पर ये चीज़ है, एक टॉपिक का उसमें नाम लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, या आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो में यहाँ तक आए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। ऐसे तो कोई नहीं है कि बिस्तर पे ऐसे लेट के मोबाइल देख रहा है। प्रॉपर नोट्स, टेबल कुर्सी के साथ बैठना बहुत उचित होता है। यदि आप लेट कर देख रहे हैं तो मेरे भाई आप सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए कुर्सी टेबल पर बैठिए, प्रॉपर तरीके से पढ़िए। समझते हैं आगे। वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण होते हैं उपधातु कहलाते हैं, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी उपधातु हैं। उपधातुओं, ठीक है, सामान्यतः अर्धचालक होती हैं, इसलिए इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपयोगों, ठीक है, उपकरणों में किया जाता है। ये अर्धचालक होती हैं, ये जो है अर्धचालक होती हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक सामानों में यूज किया जाता है, उपकरणों बनाने में। आगे, मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं अथवा अधातुओं, ठीक है, दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक अधातु, एक धातु, ठीक है, ध्यान से समझिए। दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु एवं एक अधातु को उचित अनुपात में पिघलाकर बनाए गए सामग्री मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यहाँ पर तो साइंस की भाषा लिखी हुई है, मैं अपने शब्दों में समझाता हूँ। कोई दो धातु या एक धातु एक अधातु दोनों का मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। हमने लिया लोहा और एल्युमिनियम, पिघलाया, मिला दिया, एक मिश्र धातु बन गया। स्टेनलेस स्टील का नाम सुना होगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टेनलेस स्टील। अच्छा, इसको समझते हैं। पीतल जो है, पीतल वह एक मिश्र धातु है, और पीतल में क्या क्या मिलाकर बनता है? तांबा और जस्ता। ये दोनों मिलकर जब दोनों मिलाए जाते हैं तो क्या बनता है? पीतल बनता है मेरे भाई। कांसा बनाने में क्या क्या उपयोग होता है? तांबा और टिन, दो चीज़ें उपयोग में आती हैं, तांबा और टिन। स्टेनलेस स्टील की बात करें, इसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल और कार्बन, ये चार चीज़ें मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है। ये बहुत ही मजबूत होती है और इसमें जंग नहीं लगता है। जो मिश्र धातुएं होती हैं उनमें जंग नहीं लगता है मेरे भाई। अभी इसको पढ़ेंगे हम, ठीक है। और देखिए, सोल्डर बनाने में क्या क्या होता है? सीसा और टिन, दो चीज़ें उपयोग में ली जाती हैं। क्या बनाने में? सोल्डर बनाने में। इसका महत्व क्या है? मिश्र धातुएं शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक कठोर, मजबूत एवं संक्षारण के प्रति क्या होता है? अधिक प्रतिरोधी होती है। ध्यान से समझिए, यदि लोहे को ऐसे ही पानी में छोड़ दिया जाए,
बाहर छोड़ दिया जाए तो कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाएगी। लेकिन स्टेनलेस स्टील जंग नहीं खाता है मेरे भाई, जंग नहीं लगेगा उसमें। ठीक है, आगे ये सभी जो है पीतल हो गया, कांसा हो गया, स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, ये सभी में जंग नहीं लगेगा। ये अधिक मजबूत भी होती हैं, मजबूत भी होंगे और कठोर एवं जंगरोधी भी होती हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, आगे समझिए। संक्षारण क्या है? अभी आपने यहीं पर देखा संक्षारण की बात कर रहा है। संक्षारण के प्रति अधिक प्रतिरोधी होती हैं। देखिए, इस संक्षारण को मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही समझाया था, लेकिन यहाँ पर एक बार दोबारा समझा देता हूँ। संक्षारण क्या है? जब धातुएं वायु, नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आकर धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं और उनकी सतह पर अवांछित पदार्थ की परत बन जाती है, तो उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कैसे? हावड़ा ब्रिज का नाम सुना है? कमेंट में जवाब दीजिए कि कहाँ है, मैं नहीं बताऊंगा। हावड़ा ब्रिज का नाम सुना है ना? हाँ, तो उस पे लोगों ने गुटखा खाकर, बोलो जुबां की श्री वाले, वो ऐसे कर देते थे, पिच कर देते थे। जो वार में भी नहीं गिरा, जो युद्धों में भी नहीं गिरा, उसे ये गुटखा मैन पिचकारी मार मार के उस लोहे को खराब कर रहे थे। इसीलिए सरकार ने अब वहाँ पर उस पिलर के ऊपर, मान लीजिए पिलर है, तो इस पर एक प्लास्टिक की शीट लगवा रही है। आप देखे होंगे प्लास्टिक की शीट लगवा रही होगी। यहाँ पर मैं उसका चित्र लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। तो उस पर जो है गुटखा मैनों ने जो है इसको संक्षारित कर दिया था, इसको ख़राब कर दिया था मेरे भाई। ठीक है, तो यह है, मैं इसको लगा दूंगा। और लेकिन मुझे यह जानना है कि हावड़ा ब्रिज कहाँ है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं संक्षारण के उदाहरणों की। जैसे लोहे पर जंग लगना, यह भी एक तरीके का संक्षारण है। चांदी का काला पड़ जाना संक्षारण है। तांबा जो है पर हरी परत चढ़ना या कॉपर कार्बोनेट बन जाना क्या है? संक्षारण ही है। आगे, अच्छा, इसके बचाव क्या क्या है, कैसे बचाएंगे इसको? पेंट कर देंगे भाई मेरे भाई, पेंट कर देंगे ग्रीस या तेल लगाकर। गैल्वनीकरण या जस्ता की परत चढ़ाकर, ठीक है, जिसे गैल्वनीकरण भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है कि गैल्वनीकरण क्या होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं जस्ता की परत चढ़ाना गैल्वनीकरण होता है। मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को रोका जा सकता है। आप ही से बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे धातु एवं अधातु में अंतर क्या है? यह स्लाइड आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, क्योंकि या तो यह पूछ लिया जाएगा या तो यह पूछ लिया जाएगा मेरे भाई। अब अगर दोनों नहीं पूछा जाएगा तो दोनों ही पूछ लिया जाएगा। कहने का मतलब क्या है? या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। अगर दोनों नहीं पूछेगा तो दोनों ऐसे ही पूछ लेगा कि धातु और अधातु में अंतर बताइए। 3 सवाल है मेरे पास।
धातु क्या है उसके गुण बताइए। दूसरा है अधातु क्या है उसके गुण बताइए। धातु एवं अधातु के गुण बताइए। हो गया ना 3। चलिए, सब आप पढ़ चुके हैं पहले से ही, एक बार देख लीजिए। चमकीले होते हैं, ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। कौन? धातु की बात हो रही है। आघात वर्धनीय या तान्य होती हैं। सब पढ़ चुके हैं आप, मैं समझाया भी हूँ अच्छे से। पीट कर चादर या खींच कर तार बनाए जा सकते हैं मेरे भाई। गलनांक और क्वथनांक सामान्यतः अधिक ही होता है। पारे का तापमान, गलनांक या बॉइलिंग पॉइंट दोनों बहुत कम ही होता है। कमरे के तापमान पर पिघल रही है, वो गल जाती है, वो द्रव रूप में रहती है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनती हैं। ठीक है, इसको अभी आगे थोड़ी देर बाद समझाता हूँ कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन कैसे बनती हैं। इससे इसमें सब आप पढ़ चुके हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। आगे अधातु के बारे में नहीं पढ़ा था, यहाँ पर समझिए। चमकहीन होती हैं मेरे भाई। क्या होती हैं? चमकहीन होती हैं अधातुएं। इसमें चमक नहीं होती है, लेकिन लोहे को थोड़ा जब काटेंगे तो आप देखेंगे वहाँ चमकता है, यह नहीं चमकता है। सामान्यतः ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं, यानी ऊष्मा और विद्युत आगे नहीं जा सकता इससे। भंगुर होती हैं। भंगुर क्या है? इसमें जो है, इस पॉइंट से मिलाकर जब आप समझिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। चमकीली होती हैं, चमकीली नहीं होती हैं। विद्युत और ऊष्मा की अच्छी चालक होती हैं, अच्छी चालक नहीं होती हैं। इसे आघात वर्धनीयता या तान्य होती हैं। ये भंगुर होता है। भंगुर क्या होता है मेरे भाई? एक हथौड़ी मारी, एक बिखर गए, टूट गए, भंगुर होती हैं। चादर बनाई जा सकती है, तार बनाई जा सकती है, लेकिन इन्हें जब अगर पीट देंगे, अधातुओं को पीट देंगे, तो वो वैसे ही बिखर जाएंगी, वैसे ही बिखर जाएंगी। तो तार और चादर कैसे बनेगी मेरे भाई? नहीं बन सकती। आगे गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है धातुओं का मेरे भाई, लेकिन कम होती हैं किसका? अधातु का। अंतर समझने से है मतलब। इसके बाद इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनते हैं। ये दे रहा है, धनी हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज चढ़ रहा है ना भाई। ये देकर पॉजिटिव चार्ज ले रहा है, ये लेकर निगेटिव चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, जितना लेंगे उतना माइनस। ठीक है, Cl-2, Cl-3, जितना लेंगे, जितना ज़रूरत होगी उतना अगर लेंगे तो माइनस चढ़ेगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर ये दे रहे होंगे, जितना देंगे उतना पॉजिटिव चार्ज प्लस में चढ़ेंगे। आगे इसमें लोहा, तांबा, एल्युमिनियम है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन, सल्फर है। इन सभी को, जैसे कार्बन है, अच्छा कार्बन आप आसानी से देख सकते हैं। अब बताइए कि कैसे देखेंगे सर? आपने पेंसिल देखा हो, पेंसिल, उसमें जो काली काली निब लगी होती है पूरी, वो क्या होती है? कार्बन की बनी होती है मेरे भाई। पेंसिल के जो निब होती है, अंदर में पड़ी होती है काली काली, वो कार्बन होती है। आसानी से देख सकते हैं। ठीक है,
और पीटिए, हथौड़ी ले लीजिए, ऐसे मारिए एक ही बार में, चुरकुनाई हो जाएगा। चुरकुनाई यानी चूरा, बालू के तरीके हो जाएगा। आगे, धातु एवं अधातु कैसे अब क्रिया करती हैं मेरे भाई, समझिए। अब इसे ध्यान से समझिए, अगले वाले चैप्टर में आपको यह काम आएगी मेरे भाई। देखिए, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस क्या है? उत्कृष्ट गैस क्या है? देखिए, उत्कृष्ट गैस वह गैस होती हैं जो पूरी तरह संतुलित हो गई हूँ, जो अब यह नहीं चाह रही हूँ कि मुझे एक चाहिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन दे दो, एक मेरा ले लो, एक मेरा ले लो, ऐसे नहीं कर रही होंगी। एक इलेक्ट्रॉन मेरा ले लो, एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दो, ये नहीं होता है मेरे भाई उत्कृष्ट गैसों में। उनके जो कक्ष होते हैं वो फुलफिल या बराबर होते हैं। कोई भी धातु या अधातु या उपधातु क्या होना चाहता है? उत्कृष्ट गैस होना चाहता है, जिससे अब उसे आराम की जिंदगी मिले। उत्कृष्ट गैसों तक पहुंचकर कोई भी तत्व या धातु कहता है बस भैया अब यहीं रहना चाहता हूं, अब मुझे मरना नहीं है। वहां जाऊंगा तो या तो वो कहेंगे चच्चा अपना एक दे दीजिए, और एक कहेंगे चा आप एक ले लीजिए, मैं भी उत्कृष्ट हो जाऊं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये संतुलित होती हैं। इसमें रेशियो क्या होता है, या तो 2 वाले बॉक्स में रहना चाहती हैं, 8 वाले में रहना चाहती हैं, 18 वाले में रहना चाहती हैं, 32 वाले में रहना चाहती हैं। इस तरीके से वे उत्कृष्ट गैस, या कहें तो पूरी तरह से 18वें वाले जो पीरियोडिक टेबल होता है, कुछ इस तरीके से पीरियोडिक टेबल होता है, उसमें ठीक है, पीरियोडिक टेबल होता है, और उसमें जो है जो ये 18 वाली लाइन होती है, इसमें आना चाहती है मेरे भाई। कोई भी तत्व या धातु इसी 18 नंबर वाली लाइन में आना चाहती है, क्योंकि वहाँ जाकर उसे आराम मिलता है, ना लेना होता है ना देना होता है मेरे भाई। इसीलिए उत्कृष्ट गैस है। आगे, इसके भी ब्लॉक्स पूरे हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, बराबर है ना भाई, बताया मैंने। इसमें 2 और 8 हैं, या तो 2 में रहेंगे या 8 में रहेंगे भाई, रह चुका है नियॉन। आर्गन की बात करें 18 में है। तो यह नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उन्हीं में रहना चाहती हैं, कोई भी धातु हो, अधातु हो, उपधातु हो। यह भी देखिए, 2 + 8 + 8 18। ठीक है, आगे धातुओं की बात करें, सोडियम है। चलिए इसको मिटाते हैं पहले। देखिए भाई, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, लिखने में आसानी होगी, नोट्स बना सकते हैं साथ साथ। देखिए, सोडियम 2 + 8 + 1 कितना हो गया मेरे भाई? 11 हो गया मेरे भाई।
अब 11 हो गया, हमें तो चाहिए था 10 भैया, एक ज़्यादा हो गया। अब ये कह रहा होगा किसी से, भैया एक ले लो, भैया एक ले लो, ठीक है। तो इसका जो सोडियम है वह धातु है, तो धातु सोचता है मेरा एक इलेक्ट्रॉन मेरे ऊपर से चला जाए, अरे भाई चला जाए, और मैं एक पॉजिटिव हो जाऊं। सॉरी, यहाँ पर या नहीं लिखा है, या नहीं है, ठीक है। सोडियम कहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता तो मैं नियान हो जाता, नियान की कक्षा में हो जाता और बराबर से ज़िंदगी बिताता। यहाँ पर यही है। मैग्नीशियम क्या है? 2 8 + 2, 2 + 8 + 2, टोटल 12 भाई। अब 12 हो गया है, मैग्नीशियम 12 हो गया है। अब ये 2 प्लस है। अच्छा देखिए, 2 प्लस ही क्यों है, माइनस क्यों नहीं हो सकता? समझिए बात को कि 2 है, 8 है, 32 है, ठीक है, सॉरी 18 है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये सोचता है कि इस वाले ब्लॉक में रहूं या इस वाले ब्लॉक में रहूं, मेरे लिए दोनों उपयोगी हैं, या फिर मैं इस वाले में चला जाऊं। लेकिन इनके साथ होता क्या है कि ये दोनों मिलकर 10 हो ही गए हैं, और इसको अगर यहाँ पहुँचना है मेरे भाई, यहाँ पहुँचना है, तो इसको कितना है ये, अगर इसकी बात करें, सोडियम की ही बात करें पहले, अगर सोडियम को करना है तो इसको चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताइए कि आप 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे अधिक ऊर्जा लगाकर, या कम ऊर्जा लगाकर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे? ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए कि जब यहाँ पहुँचना है हमें, यहाँ पहुँचने के लिए या तो हमें 7 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन हमें कोई दे, या हम 1-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दें भाई। और आराम की ज़िंदगी किसमें है? इसमें रहने में। तो हम क्या करेंगे? आराम से 1-2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे मेरे भाई। तो इसके पहले जब आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की क्षमता होती है, प्रवृत्ति होती है, इसीलिए कहा गया था इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो यह सोचता है कि इलेक्ट्रॉन ले ले भैया मैं इसमें चले जाऊं, यह सोचता है 2 इलेक्ट्रॉन ले लो भैया मैं इसमें चले जाऊं, कौन जाएगा 6-6 इलेक्ट्रॉन लेने? ठीक है। इसी तरीके से धातुएं जो होती हैं वे धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। धातुएं जो होती हैं वह धनायन बनने की प्रवृत्ति रखती हैं। अच्छा, अब और देखिए आगे, इसको मिटाते हैं, बात करेंगे अधातु की। तो अधातु क्या है आपने समझ लिया था, पीछे मैंने बताया था। अब देखिए, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना नंबर है भाई? परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। अब इसको जो है कितना चाहिए था मेरे भाई? इसको चाहिए था कितना? इसको चाहिए था या तो फिर 2 में रहे या फिर 8 में रहे। लेकिन यह पहुंचता कहाँ है मेरे भाई? ऑक्सीजन 2 में तो है,
लेकिन यहाँ 6 में है मेरे भाई। अब ये सोचता है भैया कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देता तो मैं भी पहुँच जाता यहाँ पर, उत्कृष्ट गैसों में आराम की ज़िंदगी होती। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 2- होता है। आपने देखा होगा सोडियम 1+ होता है और ऑक्सीजन 2- होता है। तो आप बात को समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप बात को समझ गए होंगे। अब आगे समझिए, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा और ये सोचते हैं कि मैं भैया 1-2 दे दूं, और ये सोचते हैं 1-2 ले लो भैया। अब यहीं पर देखिए क्लोरीन की ही बात कर लेते हैं 8। ठीक है, ये उत्कृष्ट गैसों का है और यहाँ हम क्लोरीन का बात कर लेते हैं। क्लोरीन जो है वो 2 में है, 8 में है, कक्षा बराबर है, और यहाँ 7 में है। ठीक है, यहाँ 7 में है। अब ये सोच रहा है 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे देते भैया, 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दे देते तो हम अपने कक्षा में पहुँच जाए आराम से रहित यहाँ पर हो। तो ई जौन बाटे 1- होते, Cl 1-। अच्छा, Na+ और Cl 1- दोनों एक दूसरे साझा कर लेते हैं भाई, दोनों एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। वो कहता है भैया 1 इलेक्ट्रॉन यार हमें ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन तुम दे देते तो ठीक था। कहता बस यक्कई ज़्यादा रहबो की न भैया, यक्कई ज़्यादा रहा एका तो लैला भैया, हम वो जौन बाटे सुकून में रही। तो ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और यह 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। तो इस तरीके से यह अपक्रिया होती है। आगे, अच्छा ये क्लियर हुआ कि नहीं मेरे भाई? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे, अष्टक नियम। अष्टक नियम क्या है भाई? समझिए, ध्यान से समझिए। वीडियो भले ही लंबा है लेकिन आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है? नहीं, मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मैं ज़्यादा चिल्ला के नहीं पढ़ाता हूँ, कड़कड़ कड़कड़ करते रहो, कान में दर्द होने लगे, आराम से पढ़ाता हूँ। आपके पास थोड़ा सा समय होगा, थोड़ा आप पेशेंस रखेंगे तो यही क्लास में ही सिखा दूंगा मेरे भाई। समझिए, परमाणु अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ग्रहण या साझेदारी। अब समझिए, त्याग करेगा तो प्लस इलेक्ट्रॉन होगा, अगर ग्रहण करेगा तो माइनस इलेक्ट्रॉन होगा, और साझा करेगा तो दोनों उसी तरीके से प्लस माइनस हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, प्लस माइनस हो जाते हैं। एक दे देता है और एक ले लेता है, दोनों की साझेदारी हो जाती है, दोनों अपने अपने कक्षा में पहुंच जाते हैं। देखिए, बात करेंगे अपनी बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन या प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का त्याग, ग्रहण और साझेदारी करते हैं, इसे ही अष्टक नियम कहते हैं। उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम कोश पहले से ही पूर्ण होता है। उत्कृष्ट गैसों का बाह्यतम कक्ष पहले से ही पूर्ण होता है। मैंने कहा
पहले से ही पूर्ण होता है उत्कृष्ट गैसों का, इसीलिए तो 18वें ब्लॉक में जाना चाहते हैं मेरे भाई। 18 नंबर जो लास्ट में ब्लॉक होता है उसी में तो रहना चाहते हैं ना सभी। या हीलियम हो गया, देखिए हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ये सभी जो है 18वें ब्लॉक में तो रहना चाहते हैं मेरे भाई, क्योंकि उनके कक्ष बराबर होते हैं। लास्ट के जो कक्ष होते हैं, बाह्यतम कक्ष होते हैं, वो बराबर होते हैं। आगे धातुएं इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके अष्टक पूरा करती हैं और अधातुएं ग्रहण करके पूरा करती हैं, और उपधातुएं या तो दे देंगी या तो ले लेंगी, दोनों तरीके से पूर्ण करती हैं। समझिए कैसे, समझिए। देखिए इस तरीके से इनकी कक्षा होती है। सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम कितना होता है मेरे भाई? 11 होता है, सोडियम 11, ठीक है। अब यह क्या है, इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कलर चेंज करते हैं जिससे आपको दिख सके, ठीक है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस तरीके से अपनी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इनकी कक्षा पूरी हो गई मेरे भाई, इनकी कक्षा पूरी हो गई। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बढ़ रहा है, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें ज़्यादा नहीं हो सकता है, इन कक्षा में ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये अब सोचता है भैया एक इलेक्ट्रॉन की वजह से मुझे ज़्यादा एनर्जी लेनी पड़ रही है, एक ही इलेक्ट्रॉन घुमाना पड़ रहा है, उसमें मुझे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। अच्छा, यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक और की। 2 3 4, अब Cl क्लोरीन 17 नंबर, ओके मेरे भाई, वो 11 नंबर है। अब यहाँ देखिए, देखिए भाई, ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया या दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, इसकी कक्षा तो पूरी हो गई। इसमें 8 रह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 हो गया, 17 पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 है मेरे भाई, और यहाँ पर 11 है। इसको चाहिए 18 होना, इसको चाहिए 10 होना। मेरे भाई ध्यान से समझिएगा, यह 18 होना चाहेगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन इसको कम पड़ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन इसको कम पड़ रहा है और इसका एक ही इलेक्ट्रॉन अधिक पड़ रहा है, तो दोनों क्या करेंगे भैया, एक तुम ले लेते, एक तुम ले लेते और एक मेरा वाला था भैया, दोनों ऐसे ही साझा कर लेते, तो हम दोनों की ज़िंदगी कट जाती। कुछ तुम गरम हो, कुछ हम नरम हैं, कुछ तुम गरम हो, कुछ हम नरम हैं, दोनों साझा कर लेते हैं मेरे भाई, और हम दोनों जो है खुशी खुशी रहते हैं। यह होता है अष्टक नियम। इसकी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर बराबर हो गए तो यह जो है खुशी हुआ एकदम से। जैसे शादी के बाद आप खुश हो जाएंगे, उसी तरीके से अभी शादी की बात मत सोचिएगा, अभी
केवल पढ़ाई मेरे भाई। पैसा होगा तो सब कुछ होगा। आगे ये बात क्लियर हो गई है। क्वेश्चन है एक, ध्यान से समझिए, MCQ भी है दोनों। सोडियम को कैरोसिन या मिट्टी के तेल में ही क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है मेरे भाई? सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु है जो वायु की ऑक्सीजन तथा नमी, जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है वायु में, उसकी बात कर रहा है जल की, के साथ बहुत तेजी से अपक्रिया करती है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, आग पकड़ लेता है। अगर नमी होगी और बाहर रखा जाएगा तो आग पकड़ लेगा। इसीलिए इसे वायु और नमी के संपर्क से बचाने के लिए कैरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। क्या करते हैं? सोडियम को कैरोसिन में डुबा कर रख देते हैं, क्योंकि बाहर उसको नमी मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाता है, इसीलिए उसे कैरोसिन के डिब्बे में बंद करके रखा जाता है। अच्छा, यह जो है मैंने ये क्यों लगाया है? ये क्वेश्चन लिखने की मुझे ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत यह थी मेरे भाई कि ताकि आपको यह समझा सकूं कि आपको क्वेश्चन इसी तरीके से लिखने हैं। आपको क्वेश्चन इसी तरीके से लिखने हैं। आपने ये प्रश्न है, आपने लिखा होगा प्रश्नोत्तर नंबर फला, प्रश्नोत्तर नंबर XYZ, आपने उत्तर डाला और इस तरीके से आपने फॉर्मेट में लिखा। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए रासायनिक विज्ञान में क्या करेंगे, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल रख देंगे। इससे आपकी बात 100% सत्य हो जाएगी। ताबूत पर आखिरी कील का नाम सुना है? वही हो जाएगी मेरे भाई। यह लिखने से आपने यह लिखा, पता नहीं उसको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन जब यह लिख देंगे तो भाई कहेगा हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। देखिए, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, सोडियम प्लस ऑक्सीजन दोनों जब मिल जाएंगे तो यह जो है बन जाएगा। जल के साथ होगा तो यह बनाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इस तरीके से आप क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाइएगा जिससे आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल सके। वैसे मैंने देखा है बहुत से बच्चों को आता तो उन्हें बहुत है, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं और उनके नंबर कम हो जाते हैं। अब तब आप सोचते हैं अरे यार वो तो मेरा दोस्त था और मुझे उसे बहुत अच्छा आता, मुझसे बहुत तेज था, लेकिन उसके नंबर पता नहीं क्यों कम आ गए। लगता है कॉपी ठीक से नहीं जांची गई। नहीं मेरे भाई, कॉपी सबकी एक समान ही जांची जाती है, लेकिन क्या होता है आपका लिखने का तरीका आपको अच्छा नंबर दिलाता है। मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सभी बातें आपको मैं बताऊंगा। देखिए, निम्नलिखित में से सामान्य तापमान पर द्रव धातु कौन सी है? सामान्य तापमान पर द्रव धातु क्या सोडियम है, मरकरी है, लोहा है, एल्युमिनियम है? तो आपका जवाब होगा भाई मरकरी। मरकरी जो है वो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है क्या कहलाते हैं? तान्यता कहलाती है, आघात वर्धनता कहलाती है, कठोरता या चमकता, चालकता कहलाती है, क्या कहलाती है? अच्छा,
ऊपर ये तान्यता लगा दें क्या? नहीं, गलत हो जाएगा। तान्यता क्या होता है? जब किसी धातु को पीटकर तार बनाई जाती है तो उसे ही तान्यता कहते हैं। आघात वर्धीनता होगा, पीट कर चादर बनाने की जो क्रिया होती है उसे ही आघात वर्धीनता कहते हैं। आगे, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? क्या तांबा है, चांदी है, पोटेशियम है या सोना है? कौन सा है मेरे भाई? पोटेशियम। ठीक है, आगे, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है? सहसंयोजन बंध, आयनिक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध। तो हम कहेंगे सहसंयोजन, क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम दे देता है और क्लोरीन ले लेता है मेरे भाई। ठीक है, क्लोरीन क्या करता है? ले लेता है, तो यह माइनस हो जाता है, हैं? दोनों एक दूसरे से सहयोग कर लेते हैं, इसीलिए सहसंयोजन बंध होगा। आगे, सोडियम को कैरोसिन या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? उसका रंग बनाए रखने के लिए, उसे चमकदार बनाए रखने के लिए, वायु एवं नमी से बचाने के लिए, उसका गलनांक बढ़ाने के लिए। तो सबसे उपयुक्त यही होगा। तो अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आया हो मेरे भाई तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको इस तरीके का वीडियो मिलता रहे मेरे भाई। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।